और आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर बात करने वाले हैं। ये है डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार 2026 INSC 97। और ये असल में पीरियड पॉवर्टी या मासिक धर्म से जुड़ी गरीबी के बारे में है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया है। मतलब ये अब सीधे तौर पर एक कानूनी और संवैधानिक लड़ाई बन गया है। सोचिए, एक बच्ची को स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ सैनिटरी पैड या चालू हालत में शौचालय नहीं है। हाँ, ये कोई पढ़ाई का शौक खत्म होने या फीस की कमी का मामला नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। और इसी को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता ने सीधे अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की थी ना। सही कहा। PIL का इस्तेमाल करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये लाखों लड़कियों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। जब बुनियादी स्वच्छता के बिना शिक्षा छूट रही हो तो राज्य की जिम्मेदारी पर सवाल उठना लाजमी है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात मुझे समानता वाले तर्क की लगी। मतलब अक्सर लोग सोचते हैं कि समानता का मतलब है सबके लिए एकदम एक ही नियम, लेकिन कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के तहत सब्सटैंटिव इक्वालिटी या कहूं तो ठोस समानता की बात की। हाँ, और यही इस फैसले की जान है। देखिए, कानून की नज़र में सबको बस एक जैसा मान लेना ही सच्ची समानता नहीं है। जब जैविक वास्तविकताएं अलग हैं तो आप एक मासिक धर्म वाली लड़की और एक लड़के को बिल्कुल एक जैसा मानकर दोनों को पैड ना दें और कहें कि हमने तो बराबरी रखी है, तो ये गलत है, एकदम गलत है। इसी जैविक अंतर को पाटने के लिए अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है। कोर्ट ने माना कि अलग जरूरतों को पहचानना ही न्याय की पहली शर्त है। और यहीं से ये मुद्दा अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से भी जुड़ जाता है। मैंने पढ़ रहा था कि इस फैसले में पुट्टास्वामी जजमेंट के निजता वाले सिद्धांत का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना तो है नहीं, गरिमा के साथ जीना भी तो है। मासिक धर्म के दौरान अगर स्कूल में बुनियादी स्वच्छता और निजता नहीं है तो वो सीधे तौर पर एक लड़की की शारीरिक स्वायत्ता और उसकी गरिमा को छीन रहा है, जो कि जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ, जिसे राज्य किसी भी हाल में दरकिनार नहीं कर सकता। तो इसके बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट की जो नई व्याख्या हुई, वो तो मुझे इस पूरे केस का सबसे बड़ा गेम चेंजर लगा। मैं सहमत हूँ। वो हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 3 के तहत जो मुफ्त शिक्षा की बात होती है, कोर्ट ने उसका दायरा काफी बढ़ा दिया है। पहले मुफ्त का मतलब सिर्फ स्कूल की फीस माफ होना माना जाता था, पर अब अगर कोई बच्ची पैड ना खरीद पाने जैसी वित्तीय बाधा के कारण स्कूल ही ना जा पाए तो फिर वो शिक्षा मुफ्त कैसे हुई? एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। कोर्ट ने यही स्पष्ट किया कि मुफ्त शिक्षा में सैनिटरी पैड जैसी जरूरी चीजों की लागत को हटाना भी शामिल है। और इसके अलावा धारा 19 के तहत जो बाधा मुक्त पहुंच या बैरियर फ्री एक्सेस का प्रावधान है, उसे भी साफ किया गया। मतलब अब बाधा मुक्त का मतलब सिर्फ सीढ़ियों की जगह रैंप बनाना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब अनिवार्य रूप से लड़कियों के लिए अलग और सुरक्षित शौचालय होना भी है। इसके बिना कोई भी स्कूल RTE एक्ट का पालन करने वाला नहीं माना जाएगा। ये तो कागजों की बात हो गई, पर असल जिंदगी में इसे लागू करवाने के लिए अदालत ने कंटिन्यूइंग मैंडेमस का रास्ता चुना है। मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा धीमे और स्पष्ट रूप से समझाएं। मैं समझाती हूँ। ये एक बहुत ही अहम कानूनी प्रक्रिया है। कंटिन्यूइंग मैंडेमस का मतलब है कि अदालत सिर्फ फैसला सुनाकर मामले को बंद नहीं कर रही है, बल्कि वो अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले पर लगातार अपनी निगरानी रखेगी, ताकि सरकारें सिर्फ वादे करके ना भूल जाएं। बिल्कुल। और इस निगरानी के तहत जो व्यावहारिक निर्देश दिए गए हैं वो बहुत स्पष्ट है। जैसे कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड मुफ्त बांटे जाने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। और जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए स्कूलों का हर साल निरीक्षण करना भी अनिवार्य कर दिया गया ना। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये सुविधाएं सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि वास्तव में स्कूलों में मौजूद है। तो अगर इसे एक बड़े परिदृश्य में देखें तो कानूनी पेशेवरों के लिए ये फैसला बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये राज्य को केवल अधिकारों के उल्लंघन से रोकने तक सीमित नहीं रखता। सही बात है। ये राज्य को सकारात्मक कदम उठाने या पॉजिटिव ऑब्लिगेशन के लिए मजबूर करता है। राज्य पैसे की कमी का बहाना बनाकर इस जैविक समानता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और आम जनता को भी ये समझना होगा कि स्कूलों में इन सुविधाओं की मांग करना अब कोई दान या रियायत मांगना नहीं है,
ये एक पक्का संवैधानिक अधिकार है। एक ऐसा अधिकार जो सीधे तौर पर उनकी गरिमा और भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक नया विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों के लिए ये जैविक समानता और बुनियादी ढांचे में बदलाव अब संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, तो क्या भविष्य में कार्यालयों, कारखानों या सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को भी महिलाओं की जैविक वास्तविकताओं के अनुसार खुद को बदलने के लिए कानूनी रूप से मजबूर किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।